बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 17 लाल बहादुर शास्त्री। प्रस्तुत पाठ में देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है। इसमें उनके जीवन, आजादी की लड़ाई में उनका सहयोग और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। बात पुरानी है। 5-6 साल का एक छोटा लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। उसके कई सहपाठी भी रास्ते में थे, जिनको हम क्लासमेट बोलते हैं। ठीक है। रास्ते में आम का एक बगीचा पड़ता था। लड़कों ने देखा कि पीले पीले रसीले आम वृक्षों में लटक रहे हैं। उनके मुंह में पानी भर आया और आसपास से ईंट पत्थर उठाकर वे अंधाधुंध आम तोड़ने लगे। लेकिन छोटा लड़का चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे बुत्सा क्यों खड़ा है नन्हे, तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम। लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। फिर भी पास लगे फूलों पर उसका जी ललचा आया और उसने गुलाब का एक फूल तोड़ लिया। इसी बगीचे का माली डंडा पटकारता और गालियां बकता वहां आ गया। उसके देखते ही और लड़के तो भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और उसके कान उमेटकर गाल पर 2-4 चपत जमा दिए, इसको थप्पड़ मार दी। नन्हे रुआंसा हो गया और सुबकता हुआ बोला, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें पता नहीं कि मेरे पिता जिंदा नहीं है? तब तो तुझे 2 थप्पड़ और लगने चाहिए। बिना बाप के बच्चे को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अच्छा बच्चा बनना चाहिए, बहुत अच्छा। नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु मित्र खड़ा है। उसने अपने आंसू पी लिए। उसे अपने अंतर में एक अज्ञात शक्ति जागती मालूम पड़ी और उसने उसी क्षण संकल्प किया कि वो अच्छा बच्चा बनेगा। और नन्हे ने दिखला दिया कि उसका उस दिन का संकल्प थोता नहीं था। वो बहुत अच्छा बच्चा बना। अच्छा बच्चा ही नहीं, अच्छा आदमी भी बना। इतना अच्छा कि सारी दुनिया ने उसके गुण गाए, यानी कि उसकी तारीफें की। और भारत माता तो अपने इस सपूत पर गर्व से फूली नहीं समाई। यह नन्हे और कोई नहीं, लाल बहादुर नाम का बालक था, जो अपनी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना के बल पर एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना। भारत के इस गौरवशाली प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद इलाहाबाद की कायस पाठशाला में एक साधारण अध्यापक थे। लाल बहादुर अभी 1.5 साल के भी नहीं हो पाए थे कि उनके पिताजी का देहांत हो गया और लाल बहादुर के साथ साथ उनकी 2 बड़ी बहनों के पालन पोषण का भार दुखिया माता रामदुलारी देवी पर आ पड़े। लाल बहादुर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने नाना के घर मुगल सराय में प्राप्त की और 10 वर्ष की आयु में जब उन्होंने 6ठी कक्षा पास की, तब परिवार के सामने उनकी माध्यमिक शिक्षा की समस्या आई। ठीक है। उनके मौसा काशी में रहते थे और वहां की नगर पालिका में हेड क्लर्क थे। वो बड़े ही सहृदय पुरुष थे, इसलिए उन्होंने भांजे को अपने पास बुला लिया और उसका नाम हरिश्चंद्र हाई स्कूल में लिखवा दिया। अभावों का कांटा वहां भी चुभता रहा, किंतु सौभाग्यवश विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। मित्रों की कृपा से पुस्तकों का भी प्रबंध होता रहा और बालक लाल बहादुर विद्या अध्ययन करता रहा। उन दिनों उस बालक को एक एक पैसा जुटाना भी भारी पड़ जाता था। एक बार तो पास में पैसे न होने पर वो नाव की उतराई न दे सका और उसने बनारस की चौड़ी पाट वाली गंगा तैरकर पार की। किंतु निर्धनता यानी गरीबी उस वीर बालक के अदम्य साहस को नहीं तोड़ पाई और सन 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और सारा देश उनकी पुकार पर अपने को समर्पित कर देने के लिए उठ खड़ा। बड़े बड़े लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, वकीलों और बैरिस्टरों ने मोटी मोटी कमाइयों को ठुकरा दिया और छात्र स्कूलों और कॉलेजों से बाहर निकल पड़े। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी और महिलाएं शराब की दुकानों पर जाकर धरना देने लगी।
इसी तरह भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए शहर शहर और गांव गांव में एक आंदोलन फैल गया। इस उफान और तूफान ने लाल बहादुर की आत्मा को भी झकझोर दिया। उस समय उनकी उम्र कोई 16-17 वर्ष की होगी। मित्रों ने समझाया, उसके सगे संबंधियों ने, उसके रिश्तेदारों ने आगा पीछा सुझाया, किंतु लाल बहादुर के हृदय में धधकते हुए देश प्रेम ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया और अंत में माँ ने भी कह दिया, बेटा जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस समय लाल बहादुर बड़े धर्म संकट में थे। परिवार की स्थिति उनके पैरों में बेड़ी डाले हुए थी। माँ और बहनों की आशाओं के केंद्र वे ही थे, किंतु देश परिवार से बड़ा था। जननी से बड़ी भारत माता थी। लाल बहादुर शास्त्री अपनी और अपने परिवार की चिंता छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और शीघ्र ही बंदी बना लिए गए। उनके मन में राजनीतिक सेवा की जो ज्योति इस समय प्रज्वलित हुई, वो जीवन भर जलती रही। सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और अपने साथियों से हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार तथा खादी से संबंधित रचनात्मक कार्य करने को कहा। 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद जब लाल बहादुर बाहर आए, तब उन्होंने भी अपने को इन्हीं रचनात्मक कार्यों में लगा देना चाहा, किंतु शुभचिंतकों ने सलाह दी कि पहले अपनी अधूरी शिक्षा पूरी कर लो। उन्होंने भी ये उचित समझा और अपना नाम काशी विद्यापीठ में लिखा लिया। इसी विद्यापीठ से लाल बहादुर जी ने 1925 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अब शास्त्री जी के सामने सवाल था कि आगे क्या किया जाए। वो स्वभाव से शांत तथा मेहनती परिश्रमी मतलब मेहनती थे और देश की परिस्थितियों ने उनके हृदय में सेवा की लौ जगा दी थी। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी करना ही समझा और वो लोक सेवा मंडल में चले गए, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने विशेष रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपयुक्त कार्य का अवसर देने तथा उनकी आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से की थी। इस संस्था में रहकर शास्त्री जी ने बड़ी लगन और सच्चाई का परिचय दिया। मुजफ्फरनगर में रहते हुए वे बड़ी तत्परता के साथ दलितों और अछूतों के उद्धार का कार्य करते रहे। किंतु कुछ ही दिनों बाद उन्हें मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद जाना पड़ा, जो उनके भावी जीवन का केंद्र बना और जिसने उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण किया। इलाहाबाद पहुंचने पर शास्त्री जी के जीवन में सबसे पहला मोड़ ये आया कि मिर्जापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री ललिता देवी से सन 1927 में उनका विवाह हो गया। ये विवाह शास्त्री जी के लिए बड़े सौभाग्य और सुख का साधन बना। ललिता देवी ने बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ उनके सुख दुख में हाथ बटाया और घर गृहस्थी को इस तरह संभाला कि शास्त्री जी को उसका बोझ एक दिन के लिए भी अनुभव नहीं हुआ और वे राष्ट्र सेवा का कार्य पूर्ण तन्मयता के साथ करते रहे। निर्धनता ने शास्त्री जी का साथ अब भी नहीं छोड़ा, अभी भी वो गरीब थे। कहा जाता है कि कभी कभी वे ललिता जी के लिए कुमकुम की शीशी के लिए 10 पैसे भी नहीं जुटा पाते थे, किंतु निर्धनता उनके साहस और लग्न को क्षण भर के लिए भी कुंठित नहीं कर पाई और शास्त्री जी लगातार देश सेवा का कार्य करते रहे। यूं तो वे कांग्रेस में सन 1920-21 में ही आ चुके थे, किंतु उनके लिए सक्रिय कार्य का असली अवसर तब आया जब इलाहाबाद में सेवा निष्ठा के कारण कांग्रेस में वे दिन प्रतिदिन ऊंचे पद पर पहुंचते गए। 1937 में जब प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें बनी, तब तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद शास्त्री जी को भारत का रेल मंत्री बनाया गया। 1957 में गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का निधन हो जाने पर शास्त्री जी भारत के गृह मंत्री बन गए। 27 मई 1964 को हमारे देश के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। देश के राजनीतिक नेताओं ने खूब सोच समझकर शास्त्री जी को उनका उत्तराधिकारी चुना और 6 जून सन 1964 को शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे।
1962 में हुए चीन के युद्ध ने न केवल देश की सैनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र की आर्थिक योजनाएं भी अस्त व्यस्त हो गई थी और पड़ोसी शत्रुओं के हम हौसले भी बढ़ गए थे। शास्त्री जी जब इस संकटग्रस्त देश के प्रधानमंत्री बने, तब उनके सरल स्वभाव, छोटे कद और सीधे सादे लिबास के कारण लोगों के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उभर आई। किंतु शास्त्री जी ने तुरंत ही इस बात का प्रमाण दिया कि ऊपर से छोटे और दुर्बल दिखाई देने वाले उनके शरीर के भीतर बड़ा ही बल और संकल्प छिपा हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे देश के सम्मान को आंच आए। अपनी इस पवित्र घोषणा का शास्त्री जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निर्वाह किया। और जब पाकिस्तान ने सितंबर 1965 में भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, तब शास्त्री जी हुंकार उठे और उन्होंने अपनी सेनाओं को देश की रक्षा करने का आदेश दिया। 3 सप्ताह की लड़ाई में ही विदेशी शस्त्रों के बल पर लड़ने वाले पाकिस्तान का अभिमान चूर चूर हो गया और हमारी सेनाएं आक्रमणकारियों को खदेड़ती हुई लाहौर तक जा पहुंची। भारत की शानदार विजय से सारे संसार में खलबली मच गई और संयुक्त राष्ट्र ने शांति और युद्ध विराम की अपील की, जिसे स्वीकार कर शास्त्री जी ने एक विजयी वीर की गरिमा का परिचय दिया। शास्त्री जी की विजय का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि वे सदा जनता को अपने साथ लेकर चले। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां एक और जवानों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण हथेली पर ले लिए, वहां किसानों ने अपने परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रण किया। इससे सारा राष्ट्र एक फौलादी दीवार की तरह कष्ट का सामना करता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के रूप में ये शास्त्री जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इतनी बड़ी कि शांति के पुजारी और युद्ध के विजेता के रूप में उनका नाम राष्ट्र के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी कि सुनहरे अक्षरों में। युद्ध बंद हो जाने पर भारत पाकिस्तान के बीच संधि कराने के प्रयास चलते रहे और रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब की भेंट हुई, मतलब मुलाकात हुई। और 10 घंटों बाद ताशकंद के अतिथि गृह में ही रात को एकाएक शास्त्री जी को बेचैनी हुई और चंद मिनटों में हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। इस हृदय विदारक समाचार से सारे संसार में हाहाकार मच गया। भारतवासियों को तो ऐसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके राष्ट्र का सूर्य अस्त हो गया। अगले दिन शास्त्री जी का शव वायुयान से भारत लाया गया। दिल्ली में सड़कों के किनारे लाखों नर नारी आंखों में आंसू भरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। उनका शव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधियों के पास अग्नि को समर्पित किया गया। वह स्थान विजय घाट के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्री जी सही अर्थों में जनता के हृदय सम्राट थे। एक साधारण जन में महान बनने के लिए जितने भी सद्गुण होने चाहिए वे सभी उनमें विद्यमान थे। सत्य के प्रति निष्ठा, असत्य से घृणा, सिद्धांतों पर अटल विश्वास, ये सभी विशेषताएं मानो उन्हें घुट्टी में पिलाई गई थी। शास्त्री जी देश प्रेम को सबसे ऊंचा समझते थे और अपने सिद्धांतों के बड़े पक्के थे। सिद्धांतों के आगे वे अपनी पत्नी और बच्चों तक की परवाह नहीं करते थे। और एक बार जिन दिनों शास्त्री जी जेल में थे, उनके 4 साल के लड़के को टाइफाइड हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। शास्त्री जी 1 सप्ताह के पैरोल पर घर आए। दिन बीतते देर न लगी, लेकिन लड़के का ज्वर बुखार नहीं उतरा। जिस दिन पैरोल की अवधि पूरी हुई, उस दिन लड़के को 104 डिग्री बुखार था। वे बेचैन था और छटपटा रहा था। शास्त्री जी बड़े असमंजस में थे। 1.5 घंटे तक बच्चे की चारपाई के पास खड़े रहे। वे देख रहे थे कि बच्चे का बुखार बढ़ता जा रहा है। यह भी देख रहे थे कि डॉक्टर के मन में उसके बचने की आशा कम होती जा रही है। पिता का हृदय रो उठा। तभी कलेक्टर का संदेश पहुंचा कि अगर शास्त्री जी आंदोलनकारियों से दूर रहने का वचन दें तो उनके पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। उस समय बच्चे का ज्वर 105 डिग्री तक पहुंच चुका था। लोग इस प्रतीक्षा में खड़े थे कि देखे शास्त्री जी क्या निर्णय करते हैं। विवल होकर बच्चे ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और रोकर कहा, बाबूजी ना जानिए। पिता का मन भीतर ही भीतर तड़प उठा, किंतु वे सिद्धांतों के पक्के थे, अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहते थे। सरकार की कोई शर्त मानना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था।
उन्होंने अपने हृदय की कोमल भावनाओं को दृढ़ता से कुचल दिया। आंखों में आंसू भरे भरे उन्होंने कुटुंबियों को अभिवादन किया और बेटे की करुण पुकार को अनसुनी करते हुए बाहर निकल आए। कुछ समय बाद वे अपनी जेल की कोठरी में थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने न वैयक्तिक कष्टों को कुछ समझा, न पारिवारिक कष्टों को कुछ समझा। त्याग, तपस्या, साहस, दृढ़ता और संयम से पूर्ण अपने जीवन के द्वारा वे ऐसा दीपक जला गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देश सेवा का मार्ग अलौकित करता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।